नमस्कार, ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति माध्यम का एक टॉपिक शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ, जो कि कक्षा 11वीं और 12वीं एनसीईआरटी हिंदी आधार पाठ्यक्रम और ऐच्छिक पाठ्यक्रम दोनों के लिए उपयोगी है। शब्दकोश यानी डिक्शनरी। अब आप कहेंगे कि शब्दकोश या डिक्शनरी में पढ़ने की क्या चीज है, इसमें शब्द होते हैं या अर्थ होते हैं। लेकिन यकीन मानिए, हिंदी में कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों में 1 या 2 नंबर के प्रश्न हर साल आते हैं, जिसे बच्चे गलत करके या तो छोड़ करके चले आते हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इसे हल्के में लेते हैं और पढ़ते नहीं हैं, जबकि बहुत ही आसान टॉपिक है और 1 या 2 नंबर वो कंफर्म कर सकते हैं अगर इस टॉपिक को पढ़ लें। तो आज की क्लास में हम शब्दकोश या संदर्भ ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। शब्दकोश जिसे अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी की डिक्शनरी सरल होती है और हम सामान्यतः कभी न कभी अंग्रेजी की डिक्शनरी जरूर पलटते हैं, उसे देखते रहते हैं, इसलिए वो हमसे परिचित होती है। लेकिन हिंदी की डिक्शनरी पलटने की कभी जरूरत नहीं पड़ती और आदत भी नहीं होती, इसलिए उसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। अंग्रेजी के शब्दकोश में 26 अक्षर हैं अंग्रेजी के, और उन्हीं 26 अक्षरों से अंग्रेजी के सारे शब्द शुरू होते हैं। तो जो अल्फाबेट के क्रम में जो लेटर पहले आएगा उससे शुरू होने वाले शब्द शब्दकोश में पहले आएंगे। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में कुछ शब्द स्वरों से शुरू होते हैं, कुछ शब्द व्यंजन से शुरू होते हैं, कुछ आधे व्यंजन से शुरू होते हैं, कुछ संयुक्त व्यंजन से शुरू होते हैं और कुछ अनुस्वार युक्त वर्णों से शुरू होते हैं। तो हिंदी में शब्दों का क्रम क्या होगा ये प्रायः हम नहीं जानते हैं, जिससे हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टॉपिक से परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि शब्दकोश की विशेषताएं बताइए। दूसरा सवाल होता है हिंदी शब्दकोश की विशेषताएं बताइए, क्योंकि शब्दकोश और हिंदी शब्दकोश में थोड़ा सा अंतर है, जिसे आज हम पढ़ेंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल शब्दों के क्रम को लेकर के होता है। जैसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में पहले आएगा, जैसे चंद्र और चक्र, युद्ध और क्षत्रिय, क्यारी और कमल। तो अगर आप हिंदी शब्दकोश में शब्दों की क्रम व्यवस्था का नियम अगर नहीं जानते हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आइए इस वीडियो में यही देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। पहला, शब्दकोश क्या है इसे जानेंगे। इसके बाद शब्दकोश की विशेषताएं क्या हैं, शब्दकोश का उपयोग क्या क्या होता है, हिंदी शब्दकोश में शब्दों की क्रम व्यवस्था क्या है या हिंदी शब्दकोश की विशेषताएं क्या क्या हैं, शब्दकोश के कितने प्रकार होते हैं, संदर्भ ग्रंथ क्या है और संदर्भ ग्रंथों का उपयोग क्या होता है, और साथ में संदर्भ ग्रंथ कितने प्रकार के होते हैं। इन बिंदुओं को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शब्दकोश क्या है। शब्दकोश शब्दों का एक खजाना है, जिसमें एक भाषा भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को एक निश्चित क्रम व्यवस्था के अनुसार संचित किया जाता है। तो यहां 2 बातें आप देखिए। एक तो शब्दकोश में बहुत सारे शब्द होते हैं और वो शब्द किस भाषा के होते हैं, किसी एक भाषा भाषी समुदाय के द्वारा प्रयुक्त होने वाले शब्द। ऐसा नहीं है कि एक शब्दकोश है उसमें अलग अलग भाषाओं के शब्दों को एक साथ मिला दिया जाए। किसी एक भाषा के शब्दों का जो खजाना है उसे शब्दकोश कहेंगे। लेकिन दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि शब्दों को एक निश्चित क्रम व्यवस्था के अनुसार संचित किया जाता है। निश्चित क्रम व्यवस्था होना जरूरी है। यही अंतर है शब्दकोश और शब्द भंडार में। शब्द भंडार में किसी एक भाषा के तमाम शब्दों को जब इकट्ठा कर दिया जाता है, एक ग्रुप बना दिया जाता है या तमाम शब्दों को संचित कर दिया जाता है, तो वो शब्द भंडार है। लेकिन हर शब्द भंडार शब्दकोश नहीं होगा। शब्द भंडार में शब्दों का कोई क्रम का नियम नहीं है, लेकिन शब्दकोश में शब्दों को संचित करने की एक निश्चित क्रम व्यवस्था होती है। तो जब किसी एक भाषा के सभी शब्दों को एक निश्चित क्रम व्यवस्था के अनुसार संचित किया जाए तब उसे शब्दकोश कहेंगे, जबकि शब्द भंडार में शब्दों के समूह को शब्द भंडार कह सकते हैं। तो ये हो गई शब्दकोश की परिभाषा। दूसरी जो चीज है, शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत, शब्द रूप,
व्याकरणिक परिचय एवं विभिन्न संदर्भ परक अर्थों की जानकारी दी जाती है। यानी शब्दकोश में क्या होता है, केवल शब्दों का अर्थ नहीं बताया जाता है, शब्दों की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति क्या होती है? व्युत्पत्ति का मतलब होता है उत्पत्ति, कोई शब्द कैसे उत्पन्न हुआ है। हर शब्द, किसी भाषा का हर शब्द कहीं न कहीं से उत्पन्न होता है, आसमान से नहीं टपकता है। या तो उसके पहले जो भाषा रही हो उससे पैदा हुआ हो, या अपने समकालीन भाषाओं से पैदा हुआ हो। हर शब्द को बनने के लिए कुछ उपसर्ग, कुछ प्रत्यय उसमें लगे होते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स लगे होते हैं। तो या अपने ही भाषा के किसी दूसरे शब्द से वो शब्द डिराइव हुआ है, बना है। तो शब्दों की उत्पत्ति कैसी हुई है इसकी भी जानकारी होती है। शब्दों का स्रोत, स्रोत क्या होता है कि कहाँ से वो शब्द लिया गया है। जैसा कि हमने बताया कि शब्द किसी न किसी भाषा से ही लिए जाते हैं, किसी न किसी दूसरी भाषा से लिए जाते हैं। जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा के अधिकांश शब्द इसके पहले के संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। कुछ शब्द उर्दू फारसी से लिए गए हैं, कुछ शब्द अलग अलग भारतीय भाषाओं से लिए गए हैं, कुछ पाली प्राकृत से लिए गए हैं, कुछ अंग्रेजी, पुर्तगाली और यूनानी भाषाओं से भी हिंदी में शब्द लिए गए हैं। इसी तरह अंग्रेजी भाषा है उसमें लैटिन, ग्रीक, जर्मन और तमाम भाषाओं से शब्द लिए गए हैं। इवन हिंदी से भी कुछ शब्द लिए गए हैं अंग्रेजी भाषा में। तो कहने का तात्पर्य है कि हर भाषा के शब्द कहीं न कहीं से आए रहते हैं। तो किस स्रोत से आए हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, इसको कहते हैं स्रोत। इसके बारे में भी शब्दकोश में जानकारी दी जाती है। इसी तरह शब्द रूप, एक शब्द के अनेक रूप होते हैं। शब्द कभी विशेषण बन जाता है, वही शब्द कभी जो है संज्ञा बन जाता है। तो शब्दों के अलग अलग रूप होते हैं, उसका भी जिक्र होता है। और व्याकरणिक परिचय, व्याकरणिक परिचय का मतलब वो शब्द व्याकरण के नजरिए से क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, अव्यय है या क्रिया विशेषण है, क्या है वो शब्द, इसके बारे में भी बताया जाता है। तो ये चार चीजें बताई जाती हैं शब्दकोश में। एक तो व्युत्पत्ति, शब्द उत्पन्न कैसे हुआ है, स्रोत क्या है शब्द का, शब्द रूप और उसका व्याकरणिक परिचय, और इसके बाद अर्थ बताया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये चार चीजें किसी शब्दकोश में बताई जाती हैं। तो अगर आपको शब्दकोश की परिभाषा पूछी जाती है तो आप लिखेंगे शब्दकोश क्या है, शब्दों का एक खजाना है जिसमें एक भाषा भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को एक निश्चित क्रम व्यवस्था के अनुसार संचित किया जाता है। अगर शब्दकोश की विशेषताएं पूछा जाता है तो आप सबसे पहला तो ये लिखेंगे कि शब्दकोश एक खजाना है। दूसरा आप लिखेंगे कि शब्दकोश में शब्दों को एक निश्चित क्रम व्यवस्था के अनुसार संचित किया जाता है। तीसरी विशेषता यह है कि शब्दकोश में शब्दों का अर्थ बताने के साथ साथ उसकी व्युत्पत्ति, उसका स्रोत, शब्द रूप और व्याकरणिक परिचय भी बताया जाता है। तो ये तो हो गया शब्दकोश। अब शब्दकोश की उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में, ये आसान सा सवाल है। शब्दकोश शब्दों का खजाना होता है जहां से हम अधिक से अधिक शब्दों को जान सकते हैं, उसका अर्थ जान सकते हैं। तो ये पहली उपयोगिता हो गई। दूसरा इसका उपयोग क्या है कि शब्दकोश में शब्द एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं, अतः शब्दों को आवश्यकता अनुसार ढूंढने में आसानी होती है। अगर हम वैसे ही किसी किताब में सारे शब्दों को समेट कर इकट्ठा लिख दें तो शब्दों को ढूंढने में बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन शब्दकोश में एक निश्चित नियम होता है, व्यवस्था क्रम होता है, तो शब्दों को ढूंढने में आसानी होती है। तीसरी विशेषता है शब्दकोश की कि शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत, शब्द रूप, व्याकरणिक परिचय और विभिन्न संदर्भ परक अर्थों की जानकारी होती है। विभिन्न शब्द परक अर्थों की जानकारी मतलब एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, तो सभी अर्थ को शब्दकोश में लिखा जाता है। कई सारे ऐसे शब्दकोश भी होते हैं जहां एक ही शब्द के अगर अलग अलग अर्थ हैं तो कैसे उनका यूज होगा, कैसे उपयोग होगा, इसको सेंटेंस में वाक्य प्रयोग करके भी समझाया जाता है। तो ये सभी चीजें, यानी एक शब्द के बारे में संपूर्ण जानकारी शब्दकोश में मिलती है, उसकी उत्पत्ति, उसका स्रोत, उसके शब्द रूप, उसके व्याकरणिक परिचय और एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ, इन सभी चीजों की जानकारी शब्दकोश में मिलती है। तो ये हैं शब्दकोश के उपयोग। इसके बाद कुछ अंतर्भाषिक शब्दकोश होते हैं। जैसे कुछ शब्दकोश ऐसे होते हैं जो एक ही भाषा के होते हैं, यानी जैसे अंग्रेजी का शब्दकोश, अंग्रेजी का अर्थ अंग्रेजी में ही बताया जाए तो ये अंग्रेजी का शब्दकोश है। हिंदी शब्दकोश, हिंदी का अर्थ हिंदी में ही बताया जाए तो हिंदी शब्दकोश है। लेकिन कुछ अंतर्भाषिक शब्दकोश होते हैं जैसे द्विभाषिक शब्दकोश, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, इसमें हिंदी के शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में बताया जाएगा। इसी तरह अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, इसमें अंग्रेजी के शब्दों का अर्थ हिंदी में बताया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि एक भाषा के शब्दों का अर्थ हम दूसरे भाषा में जान सकते हैं। यानी अगर शब्दकोश अंतर्भाषिक है तो हम एक भाषा के शब्द का अर्थ दूसरे भाषा में जान सकते हैं।
तो ये तो हो गई शब्दों की, शब्दकोश की उपयोगिता। अब आगे चलते हैं, हिंदी शब्दकोश के नियम या हिंदी शब्दकोश में शब्दों की क्रम व्यवस्था। ये खास है और इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हिंदी का शब्दकोश थोड़ा अंग्रेजी के शब्दकोश से अलग है। उसके नियम, अंग्रेजी का शब्दकोश सरल है, क्योंकि ABCD क्रम में अल्फाबेट होते हैं और जिस क्रम में अल्फाबेट के लेटर होते हैं उसी क्रम में उसमें शब्द होते हैं। लेकिन हिंदी के शब्दकोश का अपना एक नियम है, उसे देखते हैं। पहला नियम जो है, हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, जिसमें पहले स्वर से आरंभ होने वाले शब्द और फिर व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्द आते हैं। यानी हिंदी वर्णमाला में पहले स्वरों से आरंभ होने वाले शब्द, जैसे अ, आ, ई, ये स्वर हैं, तो पहले इनसे शुरू होने वाले शब्द होंगे। उसके बाद व्यंजन यानी क, ख, ग, घ से शुरू होने वाले शब्द होंगे। दूसरा जो नियम है इसका, हिंदी वर्णमाला का आरंभ अ से होता है। पहला नियम तो आपने जान लिया कि स्वरों से शब्द आरंभ होंगे, लेकिन हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं उनमें सबसे पहला स्वर क्या है? अ। लेकिन पहला जो वर्ण शब्दकोश का होगा, हिंदी शब्दकोश का, वो अ से शुरू नहीं होगा। अगला नियम कहता है कि हिंदी वर्णमाला का आरंभ अ से होता है, किंतु हिंदी शब्दकोश में अंग से आरंभ होने वाले शब्द पहले आते हैं। यानी स्वरों में भी जो अंग है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद अ आएगा, उसके बाद आ आएगा। आगे इसको और विस्तार से हम समझाएंगे, अभी हम केवल नियम को सरसरी तौर पे पढ़ लेते हैं, फिर उसको उदाहरण के द्वारा हम आपको बताते हैं। तीसरा जो नियम है वो है, स्वर रहित व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद रखे जाते हैं। जैसे क्यारी शब्द और कौस्तुभ शब्द, इनमें क्यारी शब्द कौस्तुभ के बाद आएगा। मतलब क्या है कि हिंदी शब्दों में एक होता है स्वर युक्त व्यंजन और एक होता है स्वर रहित व्यंजन, जिसको आधा व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ये स्वर युक्त है, इसमें क में और जुड़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरा होता है आधा क, आधा क में कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। तो अब यहां क से शुरू होने वाला वर्ण पहले आएगा या आधा क से शुरू होने वाला वर्ण पहले आएगा, ये एक कंफ्यूजन है। तो नियम ये कह रहा है कि जो स्वर रहित व्यंजन है, आधा क या कोई भी आधा अक्षर जो है, वो कब आएगा? जब उस अक्षर पर लगने वाले सारे स्वर यानी सारे मात्राओं का क्रम जब खत्म हो जाएगा। यानी जैसे क से शुरू होने वाला वर्ण है तो पहले क से शुरू होने वाले वर्ण आएंगे, फिर का से, फिर की, फिर बड़ी की, फिर के, कु, कु, फिर क्री, फिर के, फिर कै, फिर को, फिर क, और लास्ट में ये सब खत्म हो जाएगा, तब आधा क से शुरू होने वाले वर्ण आएंगे। तो ये इसका नियम है। अगला जो नियम देखते हैं वो कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन वर्णमाला में सबसे बाद आते हैं, परंतु शब्दकोश में उन्हें उस क्रम में रखा जाता है जिन व्यंजनों से मिलकर वे बने हैं। ठीक है, इसको समझना जरूरी है। संयुक्त व्यंजन, कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में होते हैं? क्ष, त्र और ज्ञ। अब यहां देखना है कि क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये जो संयुक्त व्यंजन है ये वर्णमाला में सबसे अंत में आते हैं। लेकिन छ से शुरू होने वाला जो वर्ण है या त्र से जो शुरू होने वाला वर्ण है वो शब्दकोश में सबसे अंत में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ण है क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये वास्तव में स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, ये दो व्यंजनों से मिल करके बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? जैसे छ है, अब छ देखिए ये मिल के बना है किससे? आधा क और स से मिल करके बना है। इसी तरह से ज्ञ, ये आधा ज और इय इनसे मिलकर के बना है। इसी तरह से त्र, ये आधा त और र से मिलकर के बना हुआ है, त्र। इसी तरह से स्र, ये आधा श और र से मिलकर के बना है। तो जब भी मान लीजिए छ से शुरू होने वाला कोई वर्ण है तो उसका स्थान कहां आएगा? क वाले लाइन में आएगा, यानी आधा क। उसको छ की शुरुआत, जैसे क्षत्रिय है तो क्षत्रिय की शुरुआत क्योंकि छ से हो रही है और छ मिलकर बना है आधा क और स से, इसका मतलब इसकी शुरुआत आधा क से मानी जाएगी। और आधा क एक स्वर रहित व्यंजन है, तो इसके ऊपर तीसरा नियम क्या कहता है कि स्वर रहित व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद रखे जाएंगे। यानी क एक स्वर रहित व्यंजन है, आधा क है,
तो इसलिए क, का, की, कू, के, कै, को, कौ, यहां तक जब सारे शब्द खत्म हो जाएंगे तब आधा क से शुरू होने वाले वर्ण आएंगे, और वहीं पर जैसे क्या, क्यारी, और इसी क्रम में छत्री भी आएगा। यानी छत्री जो है वो क वाले खंड में आएगा सबसे अंत में, ये नियम कहता है। इसी तरह से ज्ञान, ज्ञान शब्द ज्ञों से शुरू होता है, तो ये लास्ट में नहीं आएगा, पूरे डिक्शनरी का लास्ट में नहीं आएगा। ये कहां से शुरू होगा? ज वाले लाइन में आएगा, ज वाले खंड में आएगा, क्योंकि ज्ञों शब्द जो है आधा ज और यों से मिलता है, और आधा ज एक स्वर रहित व्यंजन है, यानी इसमें स्वर नहीं है। तो ये ज, जा, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, इन सभी से शुरू होने वाले शब्द जब खत्म हो जाएंगे तब आधा ज से शुरू होने वाले शब्दों का क्रम शुरू होगा, और वहीं उसी में ज्ञान शब्द आपको मिलेगा। इसी तरह से त्रिशूल, त्र शब्द कहां आएगा? ये लास्ट में नहीं आएगा, ये त वाले खंड में आएगा। जब त, ता, ती, तू, ते, तै, तो, ये त के बाद आधा त से शुरू होने वाले शब्दों का क्रम शुरू होगा, और वहां पर त्रिशूल आपको मिलेगा। इसी तरह से श्रम, श्रम स्र से शुरू होगा, तो ये श्रम शब्द जो है आधा स और र से मिला है। तो जब स खंड आएगा डिक्शनरी में, स, शा, सी, शु, श्री, से, शै, सो, सौ, इस तरह से इसके बाद आधा स से शुरू होने वाले वर्ण आएंगे, तो वहां पर श्रम शब्द आपको मिलेगा। तो ये इसके नियम है। अगला नियम जो हम देखते हैं वो है प्रत्येक उपखंड में अनुस्वार युक्त या अनुनासिक युक्त वर्णों से आरंभ होने वाले शब्द सबसे पहले आएंगे हर खंड में। अब ये खंड क्या है और उपखंड क्या है, इसको आगे हम उदाहरण से आपको समझाएंगे। अब ये समझिए कि हर वर्ण से शुरू होने वाले सारे शब्दों को एक खंड कहते हैं। जैसे क से जितने भी शब्द बनेंगे वो क खंड में, इसी तरह से ख से शुरू होने वाले जितने भी शब्द होंगे वो ख खंड में कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह ग से जितने शुरू होने वाले शब्द हैं वो ग खंड में कहलाएंगे। अब क खंड में क से शुरू होने वाले शब्द भी आएंगे, का से शुरू होने वाले शब्द आएंगे, के से शुरू होने वाले शब्द आएंगे, कु, की, क्री, के, कै, को, कौ, इन सभी से शुरू होने वाले शब्द क खंड के शब्द कहलाएंगे। इसी तरह ख, खा, खी, खू, खू, ख्री, खे, खै, खो, खौ, इन सभी से शुरू होने वाले शब्द ख खंड के अंतर्गत कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह स्वरों में भी अ से शुरू होने वाले शब्द अ खंड के कहलाएंगे, आ से शुरू होने वाले शब्द आ खंड के शब्द कहलाएंगे, ई से शुरू होने वाले शब्द ई खंड के कहलाएंगे, उ से शुरू होने वाले शब्द उ खंड के कहलाएंगे। ये है खंड। लेकिन यहां कह रहा है, नियम ये कह रहा है कि प्रत्येक उपखंड में अनुस्वार युक्त और अनुनासिक युक्त वर्णों से आरंभ होने वाले शब्द सबसे पहले आएंगे। जैसे अ खंड है, अब अ खंड की शुरुआत हो रही है तो अ में भी सबसे पहले अंग से शुरू होने वाले शब्द आएंगे, उसके बाद अ से शुरू होने वाले शब्द आएंगे। इसी तरह से आ से शुरू होने वाले जो शब्द हैं उनमें भी अगर आ के ऊपर अनुस्वार है, जैसे आंग या आ, तो उनसे शुरू होने वाले शब्द पहले आएंगे, आ से शुरू होने वाले शब्द बाद में आएंगे। अगर क खंड है तो क खंड में भी क से शुरू होने वाले शब्दों से पहले कंग से शुरू होने वाले शब्द पहले आएंगे। जैसे कंकड़ पहले आएगा, कमल बाद में आएगा। ठीक है, यानी जहां अनुस्वार लग गया किसी भी खंड या उपखंड में, जहां अनुस्वार या चंद्रबिंदु लग गया, अनुस्वार मतलब जो अंग की मात्रा उसे अनुस्वार कहते हैं, अनुनासिक जो चंद्र बिंदु है, तो जब अनुस्वार या अनुनासिक आ गया किसी वर्ण के ऊपर तो एक प्लेन वर्ण से पहले अनुस्वार और अनुनासिक युक्त से पहले आएगा, यानी क से पहले कंग आएगा, च से पहले चंग आएगा। ठीक है, ये नियम है। अगला नियम कह रहा है, जैसे क उपखंड में, इसी को समझा रहा है ऊपर जो नियम है। जैसे मान लीजिए क उपखंड है, इसमें दो शब्द हैं कंठ और कक्ष, तो पहले कौन आएगा? कंग से शुरू होने वाले शब्द पहले आएंगे, क से शुरू होने वाला शब्द बाद में आएगा। जैसे स्वरों में हमने बताया सबसे पहले अंग से शुरू होने वाले शब्द आएंगे, फिर अ से शुरू होने वाले शब्द आएंगे। वैसे व्यंजन में भी पहले कंग से शुरू होने वाले शब्द आएंगे, फिर क से शुरू होने वाले शब्द आएंगे। तो कंठ और कक्ष, इनमें पहले कौन आएगा? कंठ पहले आएगा। इसी तरह से च उपखंड में देखा जाए तो पहले चंद यानी चक्र और चंद्र में पहले कौन आएगा? चंद्र आएगा, उसके बाद चक्र आएगा। क्यों? क्योंकि च पर अनुस्वार लगा हुआ है, चंद्र में च पर अनुस्वार लगा हुआ इसलिए ये पहले आएगा, जबकि चक्र में च प्लेन है, इसमें अनुस्वार नहीं है तो ये बाद में आएगा। ये इसका नियम है। अगला नियम कह रहा है कि शब्दकोश के प्रत्येक पृष्ठ पर सबसे ऊपर दो शब्दों का एक जोड़ा यानी शब्द युग्म अंकित होता है, जो उस पृष्ठ के पहले और आखिरी शब्द को दर्शाता है। शब्दकोश के हर पेज पर शब्दों का एक जोड़ा
एक पेयर अंकित होता है जिसको शब्द युग्म कहते हैं। ये बताता है कि इस पेज पर पहला शब्द कौन है और अंतिम शब्द कौन सा है। जैसे ये शब्द युग्म में 2 शब्द होंगे तो पहला शब्द बताता है कि इस पेज का पहला शब्द क्या है और दूसरा शब्द क्या है, उस पेज का आखिरी शब्द होगा। इससे ये पता चलता है कि इस पेज पर किस शब्द से लेकर के किस शब्द तक के शब्द इसमें समाहित हैं, यानी शब्दों का एक रेंज बताता है, ताकि जब आप खोज रहे हो तो आपका शब्द इस पेज पर मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आप आसानी से जान सकें। अगला नियम है, शब्दकोश के बारे में अलग अलग जानकारियां देने के लिए विभिन्न संकेताक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सूची प्रत्येक शब्दकोश में दी गई रहती है। इसे संकेत सूची कहते हैं। जैसे हर शब्दकोश में शब्दों के बारे में, जैसा कि हमने बताया कि व्युत्पत्ति बताई जाती है, उसका स्रोत बताया जाता है, उसका व्याकरणिक परिचय बताया जाता है। तो इन सब चीजों को बताने के लिए कुछ संक्षेप में सांकेतिक अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिसे संकेताक्षर कहते हैं। तो इन संकेताक्षरों का मतलब क्या हुआ, इसको समझाने के लिए डिक्शनरी की शुरुआत में ही, यानी शब्दकोश के आरंभ में ही एक शब्द सूची दी जाती है। तो उस शब्द सूची को सबसे पहले पाठक पढ़ता है, जिससे जान सकता है कि किस संकेताक्षर का क्या मतलब हुआ। जैसे मान लीजिए शब्दकोश में एक शब्द दिया हुआ विदग्ध। विदग्ध शब्द है, उसके आगे लिखा है वि, फिर संग और उसके आगे लिखा है निपुण। तो इसका मतलब ये हुआ कि विदग्ध शब्द जो है इसका अर्थ होता है निपुण। और भी अर्थ हो सकते हैं जो आगे दिया रहेगा। तो विदग्ध शब्द का अर्थ निपुण तो समझ में आ गया, लेकिन यहां पर वी और ब्रैकेट में संग, इसका क्या मतलब है। तो यहां वी का मतलब है कि विदग्ध शब्द क्या है, एक विशेषण है। वी का मतलब हो गया विशेषण, और ब्रैकेट में जो संग लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ कि विदग्ध शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया, यानी संग जो है ये संस्कृत शब्द को दर्शाता है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि वी का मतलब विशेषण हुआ, संग का मतलब संस्कृत हुआ, ये कैसे पता चलेगा। तो इसको बताने के लिए डिक्शनरी की शुरुआत में ही एक संकेत सूची दी रहती है, जिसमें सभी संकेतों को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया जाता है, ताकि जहां पर भी वो संकेत आए तो आसानी से पाठक समझ सके कि उसका मतलब क्या है। अच्छा, अब इन नियमों को हम एक एक करके उदाहरण से समझते हैं। जैसे पहला नियम हमने पढ़ा था कि हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, जिसमें पहले स्वर से आरंभ होने वाले शब्द होते हैं और फिर व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्द होते हैं। तब उदाहरण देख लीजिए, जैसे अंजन और भंजन, इन शब्दों में कौन सा पहले आएगा। तो जाहिर सी बात है अंजन शब्द जो है वो पहले आएगा, क्योंकि ये स्वर है, अ जो है स्वर है और भ जो है वो व्यंजन है। तो स्वर से शुरू होने वाले शब्द पहले आएंगे, अंजन पहले आएगा। इसी तरह केंद्रीय और इंद्रिय, इन शब्दों में से पहले कौन सा आएगा। तो जाहिर सी बात है केंद्रीय में क व्यंजन है और इंद्रिय में ई जो है वो स्वर है। तो स्वर से शुरू होने वाले शब्द पहले आएंगे, तो यहां पर इंद्रिय शब्द पहले आएगा। इसी तरह से अगला जो नियम आपने पढ़ा कि हिंदी वर्णमाला का आरंभ अ से होता है, किंतु हिंदी शब्दकोश में अंग से आरंभ होने वाले शब्द पहले आएंगे। तो वर्णमाला जरूर अ से शुरू हो रही है, लेकिन अंग पहले आएगा। जैसे अंकुर और अमित, इन दोनों शब्दों में पहले कौन आएगा, अंकुर आएगा, क्योंकि अंकुर जो है ये इस पर अनुस्वार लगा हुआ अंग, तो अंग पहले आएगा। और ये अ जो है ये प्लेन स्वर है, तो ये बाद में आएगा। इसी तरह से आंख और आकार दोनों आ से शुरू हो रहे हैं। आंख भी आ से शुरू हो रहा है और आकार भी आ से शुरू हो रहा है, लेकिन आंख में ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, अनुनासिक लगा हुआ है, इसलिए आंख पहले आएगा, आकार बाद में आएगा। इसी तरह से ऐनक और ऐंठन, इनमें से पहले कौन आएगा। तो जाहिर सी बात है ऐंठन पहले आएगा, क्योंकि नियम क्या कहता है, जिन पर अनुस्वार या अनुनासिक लग गया वो पहले आएगा। दोनों ऐसे शुरू हो रहे हैं, ऐनक भी ऐसे शुरू हो रहा है और ऐंठन भी ऐसे शुरू हो रहा है, लेकिन ऐंठन में ऐ के ऊपर अनुस्वार लगाओ तो ये पहले आएगा, ऐनक बाद में आएगा। इसी तरह से अगला जो नियम है कह रहा है कि स्वर रहित व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद आते हैं। जैसे न्याय और नायक, दोनों नौ से शुरू हो रहे हैं, यहां पर भी नौ है, यहां पर भी नौ है, लेकिन ये आधा नौ है, ये स्वर रहित व्यंजन है। तो नियम क्या कहता है कि जो स्वर रहित व्यंजन है वो सबसे बाद में आएगा, ये नायक के बाद आएगा न्याय। ठीक है, न्याय और नायक में कौन पहले आएगा, तो नायक पहले आएगा और न्याय बाद में आएगा। जब नौ, ना, नी, नी, नू, नू, नृ, ने, न, नो, नौ, ये सारे शब्द खत्म हो जाएंगे, तब न्याय आएगा। इसी तरह से ध्यान और धारणा, इसमें भी ध्यान जो है वो सबसे बाद में आएगा, धारणा जो है वो पहले आएगा। ठीक है, पहले ध से शुरू होने वाले शब्द आएंगे, फिर धा से, फिर धी, धू, धे,
फिर नहीं, पहले धू के बाद ध्री आएगा, फिर धे ध धो धौ, ठीक है, उसके बाद आधा ध से शुरू होने वाले शब्द आएंगे, तो ध्यान इसमें बाद में आएगा। म्यान और मौन में पहले कौन आएगा? तो जाहिर सी बात है मौन पहले आएगा, क्योंकि आधा मौ से शुरू हो रहा है, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा। मौ, मा, मी, मु, मु, मृ, में, मैं, मो, मौ, इन सभी शब्दों से शुरू होने वाले शब्द जब खत्म हो जाएंगे तब जाकर के आधा मौ से शुरू होने वाले शब्द आएंगे, यानी म्यान आएगा। अगला जो नियम है संयुक्ताक्षर वाला, जिसमें आपने पढ़ा कि संयुक्ताक्षर जिन शब्दों से जिन अक्षरों से मिलकर बना है तो उस अक्षर वाले क्रम में वो आएगा। जैसे छ जो है वो आधा क और सौ से मिलकर के बना है, तो अगर कहा जाए युद्ध और क्षत्रिय, इन दोनों शब्दों में कौन सा शब्द पहले आएगा? तो पहले कौन सा आएगा? क्षत्रिय आएगा। क्यों क्षत्रिय आएगा? क्योंकि ये जो क्षत्रिय शब्द है ये मिलकर बना है क और स से। क्षत्रिय में जो छ है ये मिलकर के बना है क और छ से, तो ये क वाले लाइन में आएगा। क्षत्रिय शब्द क वाले खंड में आएगा। और कहाँ आएगा क वाले खंड में? जब क, का, की, कु, कु, क्री, के, कै, को, कौ, ये सभी शब्द खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आधा क से शुरू होने वाले शब्द आएंगे, जैसे क्या, क्यारी, तो वहीं पर क्षत्रिय आएगा, क्योंकि ये भी आधा क से शुरू हो रहा है। ठीक है। और युद्ध य से शुरू हो रहा है, तो यो तो वर्णमाला में लास्ट में आता है, तो ये सबसे बाद में आएगा, यानी क वाले लाइन में ही क्षत्रिय आ जाएगा। और य तो जब य खंड आएगा सबसे लास्ट में, तो पहले कौन आएगा युद्ध और क्षत्रिय में? क्षत्रिय पहले आएगा, युद्ध बाद में आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। इसी तरह से ज्ञान और ध्यान, इसमें कौन पहले आएगा? अब आप कहेंगे कि ध्यान ध से शुरू हो रहा है और ज्ञान ज्ञों से शुरू होता है, वर्णमाला में ज्ञों तो लास्ट में आता है, तो ज्ञान बाद में आएगा, लेकिन आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ज्ञान में ज्ञों जो शब्द है वो मिलकर बना है आधा ज और ईयों से, तो आधा ज और ईयों से मिलकर बना है, तो ये ज वाले लाइन में ज्ञान आएगा। और ज वाले लाइन में भी कहाँ आएगा? सबसे लास्ट में। पहले ज से आने वाले शब्द आएंगे, फिर जा, फिर जी, जी, जू, जू, फिर ज्री, फिर जे, फिर जय, फिर जो, फिर जौ, और उसके बाद जौ के बाद तब आधा ज से शुरू होना, जैसे ज्या, ज्यामिति। ठीक है। और वहीं पर ज्ञान शब्द भी आएगा, क्योंकि ज्ञान शब्द की शुरुआत भी किससे हो रही है? आधा ज से हो रही है, क्योंकि ज्ञो जो है वो आधा ज से मिलकर बना है। और उसके बाद जब आधा ज वाले शब्द खत्म हो जाए, उसके बाद फिर जब त थ द ध न वाला क्रम आएगा, तो उसमें ध शब्द अक्षर आता है, तो ध वाले उसमें आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञान और ध्यान में ज्ञान शब्द पहले आएगा शब्दकोश में। इसी तरह त्रिशूल और यज्ञ, इन दोनों में से कौन पहले आएगा? अब आप कहेंगे पहले वर्णमाला में य आता है, फिर त्र आता है, तो यज्ञ पहले आएगा, त्र बाद में, लेकिन आपका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि त्र जो है वो कहाँ आता है? त वाले लाइन में, क्योंकि त्र शब्द जो मिलकर के बना है वो आधा त और र से मिलकर बना है, तो ये त वाले लाइन में त्र शब्द आपको त्र वर्ण वाले शब्द मिलेंगे। तो पहले त से शुरू होने वाले शब्द आएंगे, फिर ता, ती, ती, तू, तू, फिर त्रि, फिर ते, तय, तो, तौ, उसके बाद आधा त से शुरू होने वाले शब्द आएंगे। तो त्र जो है हमेशा आधा त से शुरू होता है, इसलिए त वाले खंड में ये मिलेगा। और यज्ञ में य जो है सबसे लास्ट में वर्णमाला में आता है, तो सबसे लास्ट में ये मिलेगा। आगे चलते हैं, कुछ और नियम देखते हैं। इसके बाद आपने नियम बढ़ा कि प्रत्येक उपखंड में अनुस्वार युक्त या अनुनासिक वर्णों से आरंभ होने वाले शब्द पहले आएंगे। तो जैसे कक्ष और कंठ है, तो दोनों क से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसमें कंठ शब्द पहले आएगा, क्योंकि क यहाँ क पर अनुस्वार लगा हुआ है। इसी तरह से चांद और चाह, ये दो शब्द हैं, दोनों चा से शुरू हो रहे हैं, इनमें पहले कौन आएगा? तो पहले अनुस्वार या अनुनासिक युक्त शब्द, तो यहाँ पर च पर अनुनासिक लगा हुआ है, चांद, तो ये चांद पहले आएगा और चाह बाद में आएगा। इसी तरह चक्र और चंद्र, दोनों च से शुरू हो रहे हैं, लेकिन पहले कौन आएगा? चंद्र पहले आएगा, क्योंकि च के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। च जो है वो प्लेन है, इस पर कोई अनुस्वार नहीं है, तो पहले अनुस्वार वाले वर्ण आएंगे। ये नियम है। कुछ और कठिन उदाहरण देखते हैं। अभी तो आसान उदाहरण आपने देखा, जैसे श्रम और श्रृंगार, इन शब्दों में से कौन सा शब्द पहले आएगा? तो आपने पढ़ा कि श्रम शब्द किससे श्रम में जो श है ये किससे मिलकर बना है? आधा श से बना हुआ है। ठीक है। जबकि श्रृंगार ये किससे मिलकर बना है? ये श में री की मात्रा लगी हुई है। अब यहां पर देखना है कि कौन सा पहले आएगा श्रम और श्रृंगार में। तो आपने पढ़ा कि किसी शब्द के पहले जो वर्ण होता है, उस वर्ण के खंड वाले सारे
मात्राएं जब खत्म हो जाती हैं तब आधा स से शुरू होने वाले वर्ण आएंगे। जैसे मान लीजिए क खंड है तो क से आने वाले वर्ण पहले आएंगे, फिर का, की, कु, फिर क्री यानी री की मात्रा वाला वर्ण आएगा, उसके बाद के, कै, को, तब आधा क वाला आएगा। इसी तरह से स यानी बड़ा स जिसको आप कहते हैं वो स भी एक वर्ण है। तो स से शुरू होने वाला, स खंड में स से शुरू होने वाला शब्द पहले आएंगे, फिर सा, फिर शी, फिर शु, फिर श्री। स में जो री की मात्रा है वो श्री आएगा, उसके बाद स में ए की मात्रा से, फिर शय, फिर शो, फिर शो, उसके बाद आधा स से शुरू होने वाले शब्द आएंगे। तो यहां पर जो श्रृंगार है वो वास्तव में क्या है, ये स में री की मात्रा है। ये जो श्रृंग शब्द बनता है ये स में री की मात्रा लग करके और तब जो है इस तरह से बनता है श्रृंग। अगर आपने ठीक से वर्ण विन्यास पढ़ा होगा, वर्ण विन्यास के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे कि ये शब्द क्या, ये वर्ण कैसे बनते हैं, कैसे अपना रूप बदलते हैं। तो अगर आपने वर्ण विन्यास ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि श्रृंगार में क्या है, जो श है शलीफा वाला श, उसमें री की मात्रा लगती है तो वो इस तरह से श्रृंग बनता है, उसी श्रृंगार बना है। जबकि ये श्रम क्या है, आधा स और र मिलकर के इसमें स्र बना हुआ है। तो कौन सा पहले आएगा, नियम के अनुसार री की मात्रा वाला शब्द पहले आएगा, वर्ण पहले आएगा, नहीं श्री पहले आएगा और उसके बाद श्रम आएगा। ये जो स में री अगर है ये पहले आएगा, उसके बाद श्रम आएगा, क्योंकि ये श्रम में स आधा स से शुरू हो रहा है और ये श्री क्या है, स में री से शुरू हो रहा है। तो री की मात्रा वाला जो वर्ण है वो पहले आएगा, आधा स से शुरू होने वाला वर्ण बाद में आएगा। तो इसको आप ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो ये कमेंट में पूछिएगा, एक बार और हम समझाएंगे। श्रम और श्रृंगार में पहले कौन आएगा, श्रृंगार पहले आएगा और श्रम बाद में आएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर श्रीमती अगर आता है, श्रम और श्रीमती आता है तो वहां पर श्रीमती बाद में आएगा, श्रम पहले आएगा, ठीक है। अगला देखिए त्रिशूल और तिनका, इनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा। तो त्रिशूल शब्द आधा त से शुरू हो रहा है, क्योंकि त्र जो है वो आधा त से बना हुआ है। तो त्रिशूल शब्द जो है वो आधा त से शुरू हो रहा है, जबकि तिनका जो है वो त पर ई की मात्रा से शुरू हो रहा है। तो जितने भी मात्रा लगे हुए वर्ण हैं वो जब खत्म हो जाते हैं तब आधा अक्षर वाले वर्ण शुरू होते हैं। यानी ये त खंड में जो है ये तिनका पहले आएगा और त्रिशूल बाद में आएगा। इसी तरह तृण और त्रिक, इन शब्दों में से कौन सा शब्द पहले आएगा। तो ये जो त्रिक शब्द है ये त्र से शुरू हो रहा है और त आधा है, तो आधा अक्षर वाला ये त खंड में त्रिक आएगा, लेकिन ये सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि त में आधा त से शुरू हो रहा है। जबकि तृण क्या है, ये त पर री की मात्रा है। तो जब मात्रा वाले शब्द खत्म हो जाएंगे उसके बाद लास्ट में आता है, यानी तृण पहले आएगा और त्रिक बाद में आएगा। इसी तरह छात्र और क्षत्रिय, इन शब्दों में से कौन सा पहले आएगा। क्षत्रिय में जो छ है वो आधा क और स से मिलकर बना है, तो ये क खंड में आएगा, तो ये पहले आ जाएगा। और छात्र में जो है छ से शुरू हो रहा है तो ये छ खंड में आएगा, यानी क्षत्रिय शब्द पहले आएगा, छात्र बाद में आएगा। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं, हिंदी शब्दकोश में जो शब्दों की क्रम व्यवस्था है उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आएंगे, स्वर आएंगे। स्वरों में भी सबसे पहले शुरू होगा अ खंड। अ खंड में भी सबसे पहले अंग से शुरू होने वाले शब्द आएंगे, फिर अ से शुरू होने वाले शब्द। उसके बाद आ खंड शुरू होगा। आ खंड में पहले आ जो अनुस्वार या अनुनासिक वाला आ है उससे शुरू होने वाले शब्द आएंगे, फिर आ से शुरू होने वाले शब्द आएंगे। इसी तरह ई खंड है, फिर इंग यानी ई पर जो अनुस्वार लगा हुआ इंग से शुरू होने वाले शब्द आएंगे, फिर ई से शुरू होने वाले शब्द आएंगे। इसी तरह से बड़ी ई वाला खंड शुरू होगा तो उसमें इंग यानी बड़ी ई और उस पर अगर अनुस्वार लगा हुआ तो ऐसे कोई शब्द हैं तो ये पहले आएंगे, फिर ई वाले आएंगे। इसी तरह ऊ खंड, फिर ऊ खंड, फिर री खंड, फिर ए खंड, फिर ए खंड आएगा, फिर ओ खंड, फिर सबसे लास्ट में औ का खंड आएगा। लेकिन इन सभी खंडों में अगर अनुस्वार कहीं भी लगा हुआ, जैसे ओंग, ओंकार पहले आएगा और ओखली बाद में आएगा, ठीक है, क्योंकि ओ पर अनुस्वार लगा हुआ है। अनुस्वार वाले शब्द पहले आएंगे हमेशा, और प्लेन शब्द जिन पर अनुस्वार या अनुनासिक नहीं है ऐसे जो वर्ण है वो बाद में आएंगे। ये तो हो गई स्वरों की व्यवस्था। अब देखते हैं व्यंजन की व्यवस्था। व्यंजन में क से व्यंजन खंड स्वरों के बाद तब व्यंजन से शुरू होने वाले वर्ण आते हैं। उसमें भी सबसे पहले क खंड आता है। यहां आप समझिए खंड क्या है और उपखंड क्या है।
क से शुरू होने वाले सभी शब्द क खंड के कहलाएंगे। ख से शुरू होने वाले सभी शब्द क खंड के शब्द कहलाएंगे। ग से शुरू होने वाले सभी शब्द ग खंड के कहलाएंगे। तो अब क से क खंड में क से शुरू होने वाले शब्द भी आएंगे, का से शुरू होने वाले शब्द भी आएंगे, की से शुरू होने वाले भी शब्द आएंगे, बड़ी की से या कू से, फिर कू से, फिर क्री यानी क में री की मात्रा वाली जो क्री है उससे शुरू होने वाले शब्द आएंगे। यानी क, का, की, कू, कू, क्री, के, कै, को, क, इन सभी से शुरू होने वाले शब्द क खंड के शब्द कहलाएंगे। लेकिन उपखंड क्या है? उपखंड में अगर कहा जाए क उपखंड, इसमें केवल क और कंग से शुरू होने वाले शब्द आएंगे। फिर इसी तरह से का उपखंड, यानी का उपखंड में केवल का से शुरू होने वाले शब्द आएंगे। की उपखंड में केवल की से शुरू होने वाले खंड आएंगे, शब्द आएंगे। कु उपखंड में केवल कु से शुरू होने वाले शब्द आएंगे। यानी अलग अलग एक क खंड है, फिर इसको भी अलग अलग उपखंडों में बांट दिया गया। केवल क से शुरू होने वाले शब्द क उपखंड के शब्द कहलाएंगे। का से शुरू होने वाले शब्द का उपखंड के शब्द कहलाएंगे। की से शुरू होने वाले शब्द की उपखंड के शब्द, और कु से शुरू होने वाले शब्द कु उपखंड के शब्द। और इनमें भी प्रत्येक उपखंड में, जैसे क उपखंड है तो क उपखंड में क से शुरू होने वाले शब्द तो आएंगे, लेकिन उसमें भी अगर अनुस्वार लग गया जैसे कंग तो ये पहले आएगा। अब कंकड़ पहले आएगा, कमल बाद में आएगा। इसी तरह से का से शुरू होने वाले शब्द हैं तो उसमें भी का पर अगर अनुस्वार लगे, जैसे कांसा, कांसा शब्द पहले आएगा और काका शब्द बाद में आएगा, या काक शब्द बाद में आएगा। ठीक है, क्योंकि का के ऊपर अनुस्वार लग जाएगा तब होगा कांसा। इसी तरह से किंग और की दोनों क पर ई की मात्रा है, लेकिन क पर अगर अनुस्वार लग गया, जैसे किंग, किंकिड़ी, किंकिड़ी शब्द पहले आएगा और की शब्द बाद में, की से बना हुआ शब्द बाद में आएगा। ठीक है, इसी तरह से सभी वर्णों में होगा। जहां पर भी अनुस्वार आएगा तो जो प्लेन की अपेक्षा अनुस्वार वाले वर्ण पहले आएंगे। ये इसका क्रम है। तो क खंड, फिर ख खंड, फिर ग खंड, फिर घ खंड, फिर इसी तरह च खंड, फिर छ खंड, ऐसे आएंगे। लास्ट में सबसे अंतिम जो खंड होता है वो होता है ह खंड। ठीक है, क्योंकि वर्णमाला में सबसे अंतिम वर्ण ह होता है। अब आप कहेंगे लास्ट में अंतिम वर्ण ह तो होता नहीं, अंतिम वर्ण तो छ, त्र, ज्ञ, स्र आते हैं। तो ये पहले ही बता दिया कि छ, त्र, ज्ञ, स्र आदि संयुक्त व्यंजनों से आरंभ होने वाले वर्ण इनके प्रथम वर्ण के खंड के अंत में आएंगे। तो जैसे छ आधा क और सौ से मिलकर के बना है, तो ये छ जो है कहाँ आएगा? क खंड में आएगा। और कहाँ आएगा? क, कंग से पहले आने वाले शब्द शुरू होंगे, फिर क से, फिर कांग से शुरू होने वाले शब्द, फिर का से शुरू होने वाले शब्द, फिर किंग से शुरू होने वाले शब्द, फिर की, फिर बड़ी किंग, फिर की, फिर छोटा उ वाला कुंग, फिर कु, फिर उसके बाद बड़ा उ वाला कुंग, फिर बड़ा कु, फिर क्री से शुरू होने वाले शब्द आएंगे, री की मात्रा वाला, फिर के वाले में भी फिर उस पर अनुस्वार लगा, जैसे केंग, केंग पहले आएगा और के बाद में आएगा। फिर कै, इसमें भी अनुस्वार लगा है तो ये पहले आएगा और कै बाद में आएगा। फिर कोंग, ये पहले आएगा, फिर को बाद में आएगा। फिर कौंग, फिर क, उसके बाद आधा क से शुरू होने वाले वर्ण आएंगे। ये क्रम है। तो अब ये आधा क से जब शुरू होंगे वर्ण, जैसे क्या, क्यारी, वहीं पर क्षत्रिय भी आएगा, क्योंकि क्षत्रिय का जो छ है वो भी आधा क से शुरू हो रहा है, इसलिए इस लाइन में क्षत्रिय आएगा। इसी तरह से ख का जो क्रम है ये भी इसी तरह से आएगा। तो पहले खंग, फिर ख, फिर खांग, फिर खा, इस तरह से जब सारे स्वर खत्म हो जाएंगे तब लास्ट में आधा ख से शुरू होने वाला वर्ण आएगा। इसी तरह से सभी खंडों में होगा। अंतिम जो खंड होता है शब्दकोश में वो होता है ह खंड, और ह खंड में भी सबसे अंत में आधा ह से शुरू होने वाले वर्ण आते हैं। ठीक है, और छ, त्र, ज्ञ हमने बता दिया। छ जो किस में आएगा? क वाले खंड में आएगा। इसी तरह त्र कहाँ आएगा? तो वाले खंड में आएगा। ज्ञ कहाँ आएगा? ज वाले खंड में आएगा। स्र कहाँ आएगा? श वाले खंड में आएगा। ये क्रम है। यहाँ पर हमने केवल दो ही खंड उदाहरण के लिए लिए हैं। सारे खंड आप समझ जाइए, जैसे ग खंड है, इसके बाद फिर घ खंड आएगा, फिर उसके बाद च खंड आएगा, और लास्ट में ह खंड आता है। तो ये अंत में जो है ह खंड शुरू होता है।
अब देखिए अगला जो नियम हमने पढ़ा था कि शब्दकोश के प्रत्येक पृष्ठ पर सबसे ऊपर शब्दों का एक जोड़ा होता है। अब जैसे ये एक शब्दकोश का हिंदी डिक्शनरी के एक पेज का स्क्रीनशॉट है, उस पर देखिए ये लिखा है पेज नंबर 909 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ बाह्येंद्रिय और यहाँ लिखा है विकास, यानी बाएं तरफ लिखा है बाह्येंद्रिय और दाहिनी तरफ विकास। ये है शब्द युग्म, शब्दों का जोड़ा। ये जो बाह्येंद्रिय है ये बताता है कि इस पेज का पहला शब्द जो है बाह्येंद्रिय, तो देखिए इस पेज का जो पहला शब्द है बाह्येंद्रिय और अंतिम शब्द जो होगा वो है विकास। क्योंकि ये आधे ही पेज का स्क्रीनशॉट है तो अंतिम शब्द आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है विकला। इस पेज का अगर पूरा पेज का स्क्रीनशॉट होता तो आपको अंतिम शब्द दिखता विकास। अब ये क्या इससे पता चलता है कि इस पेज पर बाह्येंद्रिय से लेकर के विकास तक के शब्द दिए गए हैं। तो अगर आप अपना शब्द खोज रहे हैं, मान लीजिए आपका शब्द है बड़ी, व पर बड़ी ई की मात्रा से शुरू होने वाला कोई शब्द आप ढूंढ रहे हैं, तो आप तुरंत ही जान जाएंगे कि इस पेज पर वो शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि इस शब्द का, इस पेज का अंतिम जो शब्द है वो तो व पर छोटी ई से शुरू हो रहा है और व पर बड़ी ई की मात्रा बाद में आती है, तो इसका मतलब इस पेज पर नहीं होगा। तो आप इस पेज पर खोजने में अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करेंगे, आप सीधे अगले पेज पर जाएंगे। तो इसलिए ये दिया रहता है। आगे देखिए संकेत सूची, शब्दों के बारे में अलग अलग जानकारियां देने के लिए विभिन्न जो संकेताक्षर होते हैं उनको उनकी एक सूची दी रहती है जिसे संकेत सूची कहते हैं। ये है हिंदी के शब्दकोश में दी हुई एक संकेत सूची का स्क्रीनशॉट है, इसको देखिए। तो अब जैसे यहाँ पर अलग अलग संकेत दिया हुआ है, स्टार लगा हुआ है, अगर किसी शब्द के आगे स्टार लगा हुआ तो इसका मतलब वो शब्द पद्य में प्रयुक्त होता है। प्लस का चिन्ह है, किसी शब्द के आगे अगर प्लस का चिन्ह है तो इसका मतलब वो स्थानीय भाषा का शब्द है। किसी शब्द के आगे अ लिखा हुआ तो इसका मतलब वो अव्यय है। अगर किसी शब्द के आगे ब्रैकेट में अ लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो अरबी भाषा का शब्द है। किसी शब्द के आगे अ और क्री लिखा हुआ है, इसका मतलब वो शब्द अकर्मक क्रिया है। इसी तरह से और भी, जैसे पुंग है, यहाँ पर देखिए पू है, अगर किसी शब्द के आगे पू लिखा हुआ तो इसका मतलब वो शब्द पुल्लिंग है। जैसा कि आप पहले वाले में देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है बाह्येंद्रिय और उसके आगे लिखा है संज्ञा और फिर ब्रैकेट में लिखा है संग, संज्ञा फिर स्त्री और फिर संग लिखा हुआ। इसका मतलब ये बाह्येंद्रिय शब्द है वो संज्ञा है, स्त्रीलिंग है और संस्कृत शब्द से आया हुआ है। तो ये जो संकेताक्षर हैं, ये संकेताक्षर अलग अलग सूचनाएं देते हैं और कौन से संकेताक्षर का क्या मतलब हुआ ये जानने के लिए ही जो है ये संकेत सूची होती है। अब आगे देखते हैं शब्दकोश के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला तो एक सामान्य शब्दकोश होता है जिसमें शब्दों के अर्थ और व्याकरणिक परिचय दिए जाते हैं। इन सामान्य शब्दकोश में भी कई तरह के होते हैं। एक भाषी, एक तो एक भाषी जैसा कि मैंने बताया एक ही भाषा के शब्द होंगे, जैसे अंग्रेजी शब्दकोश में केवल अंग्रेजी के शब्द होंगे और उसी का अर्थ अंग्रेजी में ही होगा। हिंदी का शब्दकोश के हिंदी के शब्द होंगे और हिंदी में ही उसका अर्थ होगा। ये एक भाषी शब्दकोश है। दूसरा होता है द्विभाषी शब्दकोश, जैसे अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, यानी एक भाषा के शब्द होंगे और दूसरे भाषा में उसका अर्थ होगा। तीसरा होता है बहुभाषीय शब्दकोश। बहुभाषी शब्दकोश में एक से अधिक भाषाएं होंगी, जैसे उर्दू हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश। इसमें उर्दू के शब्द होंगे, उसका अर्थ हिंदी में भी दिया होगा, उसका अर्थ अंग्रेजी में भी दिया होगा। ठीक है, तो यानी एक दो से अधिक भाषाएं जब होंगी तो बहुभाषीय शब्दकोश उसको कहेंगे। इसी तरह से दूसरा जो शब्दकोश का प्रकार है वो है तकनीकी या विशेष शब्दकोश। तकनीकी शब्दकोश क्या होता है? अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ तकनीकी या टर्मिनोलॉजिकल शब्दों को रखा जाता है और उसको डिफाइन किया जाता है, उसकी परिभाषा दी जाती है। जैसे कार्यालयी शब्दकोश, इसमें केवल ऑफिस में, कार्यालयों में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का संकलन होगा और उनको परिभाषित किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि किस तरह से ये कहां पर ये परिभाषित शब्द प्रयोग होंगे। क्योंकि कार्यालयों में यूज होने वाले शब्द टेक्निकल होते हैं, वो अलग अलग, थोड़ा सा अगर अंतर हो गया तो कार्यालय की जो पत्रों की भाषा है वो बदल जाएगी, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो कार्यालयी शब्दों का एक शब्दकोश होता है। इसी तरह विधि एवं न्यायालय शब्दकोश, इसमें कानून, कोर्ट, कचहरी में प्रयोग होने वाले सारे शब्द होते हैं और उन्हीं का यूज दिखा करके समझाया जाता है। तो ये विधि एवं न्यायालय शब्दकोश हो गए। इसी तरह विज्ञान शब्दकोश,
केवल साइंटिफिक शब्दों के जो साइंस के जो टर्मिनोलॉजी होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इनसे जुड़े हुए जो शब्द होते हैं उनको इसमें एक्सप्लेन किया गया रहता है, टर्म इसमें समझाए गए रहते हैं। इसी तरह प्राचीन इतिहास शब्दकोश, मतलब जो प्राचीन इतिहास है उसमें भी बहुत सारे टर्म होते हैं, उन टर्म को समझाया जाता है। इसी तरह अर्थशास्त्र के, भूगोल के, साइकोलॉजी के, अलग अलग विषयों के अलग अलग शब्दकोश भी होते हैं जिसमें उन विषयों से जुड़े टेक्निकल टर्म को एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये हो गया तकनीकी या विशेष शब्दकोश। तो दो तरह के शब्दकोश होते हैं, एक सामान्य शब्दकोश, इसमें भी एक भाषी शब्दकोश, द्विभाषी शब्दकोश, बहुभाषी शब्दकोश। फिर तकनीकी या विशेष शब्दकोश में अलग अलग तकनीकी क्षेत्रों के शब्द इसमें होते हैं, जैसे कार्यालयी शब्दकोश, विधि एवं न्यायालय शब्दकोश, विज्ञान शब्दकोश, प्राचीन इतिहास शब्दकोश, और भी इस तरह के शब्दकोश हो सकते हैं। अब देखिए संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ क्या होते हैं? जिस प्रकार शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए जाते हैं उसी प्रकार संदर्भ ग्रंथों में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यानी मनुष्य द्वारा खोजे गए ज्ञान को जब संक्षेप में हम किसी ग्रंथ में संकलित करते हैं तो उसको संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो जो शब्दकोश है वो भी एक संदर्भ ग्रंथ ही है, क्योंकि इसमें भी हम अलग अलग शब्दों के अर्थ ढूंढते हैं। लेकिन अलग अलग संदर्भ ग्रंथ विशेष रूप से भी बनाए गए हैं जिसमें तरह तरह के ज्ञान संचित रहते हैं। इनमें एक सबसे बड़ा संदर्भ ग्रंथ है विश्व ज्ञान कोश, जिसको इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इसमें क्या है, दुनिया का जितना भी ज्ञान है हर चीज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और वो जानकारियां विस्तार से नहीं, संक्षेप में थोड़ी थोड़ी। आप ग्रेविटी उसमें ढूंढेंगे, ग्रेविटी के बारे में भी कुछ मिलेगा। आप ब्लैक होल ढूंढेंगे, ब्लैक होल के बारे में भी मिलेगा। आप साहित्य का कोई शब्द उठा लीजिए, उसके बारे में भी कुछ मिलेगा। किसी महापुरुष के बारे में ढूंढेंगे, उसके बारे में कुछ न कुछ मिलेगा। यानी दुनिया के सारे ज्ञान के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलेगी, और वो भी क्रमबद्ध। जैसे डिक्शनरी में, शब्दकोश में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखते हैं, वैसे ही संदर्भ ग्रंथ में भी ज्ञान को संक्षिप्त रूप में छोटा छोटा करके एक क्रमबद्ध रूप से रखते हैं, ताकि कोई भी आसानी से उसे ढूंढ सके, रेफर कर सके। अब पूछा जाता है कि संदर्भ ग्रंथ की उपयोगिता क्या है? तो संदर्भ ग्रंथ गागर में सागर के समान होते हैं। जब कभी किसी विषय पर तुरंत जानकारी की आवश्यकता होती है तो हम संदर्भ ग्रंथ का काम लेते हैं। अब जैसे इंसाइक्लोपीडिया है, हमें कुछ भी ढूंढना है, हमें न्यूटन के बारे में ढूंढना है, ब्लैक होल के बारे में ढूंढना है, या बिग बैंग थियरी के बारे में ढूंढना है, तो बिग बैंग थियरी पर बहुत सारे किताब लिखे गए हैं जिसमें विस्तार से बताया गया है, लेकिन वो उतनी मोटी मोटी किताबें हम नहीं पढ़ सकते। तो हम सीधे इंसाइक्लोपीडिया यानी विश्व ज्ञान कोश को ढूंढेंगे। उसमें हमको संक्षेप में बिग बैंग के बारे में, ब्लैक होल के बारे में, ग्रेविटी के बारे में जानकारी मिलेगी। कोई भी चीज अगर हम इंसाइक्लोपीडिया में ढूंढेंगे, हमें ताजमहल ढूंढना है तो ताजमहल के बारे में हमें जरूर थोड़ी बहुत जानकारी इंसाइक्लोपीडिया में मिल जाएगी। ठीक है, हम कबीरदास के बारे में ढूंढेंगे, वो भी मिल जाएगा। यानी मानव द्वारा संचित समस्त ज्ञान को संक्षेप में, छोटे छोटे हिस्से में क्रमबद्ध रूप से जब व्यवस्थित किया जाता है तो इसको कहते हैं संदर्भ ग्रंथ। ठीक है, और सबसे बड़ा जो संदर्भ ग्रंथ है वो है विश्व ज्ञान कोश, जिसको एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इसका उपयोग देख लिया आपने संदर्भ ग्रंथ का, कि हमें तुरंत कोई जानकारी ढूंढनी है तो हम विश्वकोश को रेफर करते हैं। अब संदर्भ ग्रंथ कितने तरह के होते हैं? तो सबसे बड़ा जो संदर्भ ग्रंथ है वो है विश्व ज्ञान कोश। मानव द्वारा संचित हर प्रकार की जानकारियों का संक्षिप्त संकलन है यह। ठीक है, उसी तरह से दूसरा होता है व्यक्ति या चरित्र कोश। व्यक्ति या चरित्र कोश में क्या आता है? विभिन्न क्षेत्रों की महान हस्तियों के व्यक्तित्व व कृतित्व के बारे में जानकारियां। इसमें समस्त ज्ञान नहीं होता, हर तरह का ज्ञान नहीं होता है व्यक्ति या चरित्र कोश में। इसमें अलग अलग महापुरुषों का जीवन परिचय और उनका योगदान, उन्होंने क्या काम किया, ये होता है। जैसे इसमें आप ढूंढेंगे सचिन तेंदुलकर, उनके बारे में भी उनका क्या कंट्रीब्यूशन है और उनका जीवन है, कहाँ पैदा हुए, कौन माँ बाप थे, कैसे कहाँ पढ़ाई लिखाई, इसके बारे में मिलेगा। कोई भी दुनिया के किसी भी महापुरुष के बारे में अगर आपको जानना है तो आप व्यक्ति या चरित्र कोश आप ढूंढिए, उसमें उन व्यक्तियों के जन्म, मृत्यु, उनके माता पिता, जन्म स्थान, शिक्षा आदि के बारे में पता चलेगा। साथ ही वो क्यों महापुरुष कहलाए, उनका समाज के लिए क्या योगदान है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जिक्र होगा। इसको कहते हैं व्यक्ति या चरित्र कोश। इसके बाद होता है साहित्य कोश। साहित्य कोश में साहित्यिक जानकारियां होती, दुनिया के हर भाषा के साहित्य से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां इसमें
संकलित होती हैं। किसी भी भाषा के साहित्य के किसी भी टर्म को आप जैसे ही ढूंढेंगे उसमें आसानी से आपको क्रमिक रूप से मिल जाएगा। आजकल इन सारे कोश के विश्व ज्ञान कोश, व्यक्ति या चरित्र कोश, साहित्य कोश, इन सभी कोश का डिजिटल वर्जन ऑनलाइन भी है। आप ऑनलाइन भी इंसाइक्लोपीडिया में से कुछ भी ढूंढ करके हासिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया संदर्भ ग्रंथों के प्रकार और उपयोग। आपने पढ़ लिया कि जब भी हमें तुरंत किसी जानकारी की जरूरत होती है तो हम संदर्भ ग्रंथों को ढूंढते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ना और उसमें से अपनी जानकारी ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन संदर्भ ग्रंथों में सारे जानकारियों को एक साथ इकट्ठा क्रमबद्ध रूप से रखा रहता है, तो यहाँ पर ढूंढना आसान होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने पढ़ा कि शब्दकोश क्या होता है, शब्दकोश की विशेषताएं क्या हैं, शब्दकोश का उपयोग क्या है, हिंदी शब्दकोश की विशेषताएं क्या हैं, हिंदी शब्दकोश में शब्दों को रखने की जो व्यवस्था है वो क्या है, व्यवस्था क्रम क्या है, और अलग अलग शब्दों को आपने देखा कि वो किस तरह से हिंदी डिक्शनरी के नियम के अनुसार पहले और बाद में आएंगे। साथ में संदर्भ ग्रंथ क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और संदर्भ ग्रंथों का उपयोग क्या है, ये सब इस वीडियो में आपने पढ़ा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।